नेक्स्ट टॉपिक आपका फील्ड मेथड। नेक्स्ट टॉपिक आपका फील्ड मेथड। तो फील्ड मेथड में फील्ड मेथड, अब ये फील्ड मेथड के अंदर जितने भी मेथड आते हैं तो यह एक तो सेकेंड यूनिट यानी सैलो फाउंडेशन में हम लोग बियरिंग कैपेसिटी पढ़े हैं। बियरिंग कैपेसिटी अभी तो सेटलमेंट भी इसमें है सैलो फाउंडेशन के अंदर। तो 3 टर्म्स हो गए। पहले यूनिट में हम लोग पढ़े थे सॉइल एक्सप्लोरेशन या सॉइल इन्वेस्टिगेशन। तो जो फील्ड मेथड के अंदर हैं तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं फील्ड मेथड में जो फील्ड में यूज़ करते हैं। तो वह या तो वो मेथड्स सॉइल एक्सप्लोरेशन में केवल काम करता है, या तो वही सेम मेथड सॉइल एक्सप्लोरेशन के साथ साथ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन भी कैलकुलेट करता है, बियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, और इसके अलावा बहुत सारे इंडेक्स प्रॉपर्टी जो सॉइल की होती हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे पहला मेथड होता है, एक मेथड होता है आपका प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट, तो प्लेट लोड टेस्ट जो होता है, प्लेट लोड टेस्ट, तो इससे हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट जो हम लोग पढ़े हैं तो यह मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो यूज़ किया गया था जब स्टार्टिंग में प्लेट लोड टेस्ट, तो यह मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फॉर रिजिड पेमेंट के लिए, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, रिएक्शन कौन सी फुटिंग फॉर रिजिड पेमेंट, उसके लिए हम लोग ये यूज़ किए थे। और इस पॉइंट के अलावा, इसकी पॉइंट के अलावा जो हम लोग प्लेट लोड टेस्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेट लोड टेस्ट के बारे में, तो मेनली दो की पॉइंट याद रखेंगे प्लेट लोड टेस्ट के अबाउट। पहला जो पॉइंट है कि हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, पहला क्या निकालेंगे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन ये कैलकुलेट करते हैं। और ये कैलकुलेट हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं, तो अल्टीमेट लोड ऑफ प्लेट के बेसिस पे करते हैं। जो प्लेट यूज करते हैं, तो एक तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, तो ये भी कैलकुलेट करते हैं प्लेट लोड टेस्ट से। अगर प्लेट लोड टेस्ट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें सबसे स्टार्टिंग में हम लोग एक पिट तैयार करते हैं बाय एक्सवेटिंग ऑफ सॉइल अप टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो जो प्लेट लोड टेस्ट है उसमें हम लोग जो ओपन एक्सवेशन मेथड होता है, एस्केवेशन मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन, तो ये भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये की पॉइंट है जिसके लिए हम लोग प्लेट लोड टेस्ट यूज करते हैं। अगर सेकेंड फील्ड मेथड की बात करें, सेकेंड अगर फील्ड मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेकेंड फील्ड मेथड में दूसरा मेथड जियोफिजिकल मेथड। तो जियोफिजिकल मेथड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सॉयल एक्सप्लोरेशन के लिए या सॉयल इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक तो वेलोसिटी ऑफ पी वेव या कह सकते हैं पी वेव कैलकुलेट करते हैं। दूसरा डेप्थ और थिकनेस ऑफ स्टेटा और सॉयल लेयर कैलकुलेट करते हैं। तो ये जियोफिजिकल मेथड है। जियोफिजिकल मेथड के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारे जियोफिजिकल मेथड के अंदर आते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे जियोफिजिकल मेथड, टाइप्स ऑफ जियोफिजिकल मेथड। फर्स्ट सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड। सेकेंड पढ़े थे हम लोग, सेकेंड पढ़े हैं सिस्मिक
refraction method, and third cross hole method, and fourth electrical resistivity method, and fifth ग्रेविटेशनल मेथड। और इसमें से जो हम सिलेबस में था यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो आपका सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड था, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन मेथड भी पढ़े थे। सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये भी पढ़े थे। तो ये तो हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिए हैं। थर्ड फील्ड टेस्ट की अगर बात करें हम लोग, थर्ड फील्ड टेस्ट तो वह है एसपीटी टेस्ट। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। फोर्थ होता है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, या इसी को बोलते हैं, और डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। फिफ्थ अगर मेथड की बात करें हम लोग, फिफ्थ मेथड, तो फिफ्थ आपका डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये मेथड है सिलेबस के अंदर, इतने मेथड है। तो पहले फर्स्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। फर्स्ट मेथड प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट जब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो पहली बात तो की पॉइंट याद रखेंगे कि ये हम लोग टेस्टिंग करने के लिए स्टील प्लेट यूज करते हैं। स्टील प्लेट, या तो इसका शेप स्क्वायर होगा, या तो इसका शेप सर्कुलर होगा, या तो इसका शेप, तो मोस्टली दो प्रीफर करते हैं वैसे, स्क्वायर एंड सर्कुलर। तो वी कैन यूज रेक्टेंगुलर आल्सो, तो वैसे स्क्वायर एंड सर्कुलर प्रीफर करते हैं, ठीक है, सर्कुलर। और ये स्टील प्लेट होगा। अब इसको रखेंगे कहाँ, स्टील प्लेट को कहाँ रखेंगे, तो ये हम लोग रखते हैं फाउंडेशन लेवल पे, यानी टेस्टिंग स्टार्ट करने पहले, यानी ये स्टील प्लेट कहाँ पे होना चाहिए, फाउंडेशन लेवल पे, यानी डी एफ डेप्थ, ग्राउंड लेवल से डी एफ डेप्थ नीचे होना चाहिए, जैसे डायग्राम में दिखाया गया। ये फाउंडेशन है हमारा, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी एफ है। तो अब डी एफ डेप्थ पहुँचाने के लिए स्टील प्लेट को सबसे पहले एक पिट बनाते हैं, एक्सवेट कर लेंगे, ग्राउंड लेवल से क्या करेंगे, एक्सवेट करेंगे सॉइल को, और डी एफ डेप्थ पे ले जाएंगे। और सबसे पहले डी एफ डेप्थ पे रखने के लिए, स्टील प्लेट को रखने के लिए एक लेयर हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर या तो सैंड का या पीओपी का हम लोग डालते हैं, फिर उसके ऊपर स्टील प्लेट रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम पे दिखा गया है, स्टील प्लेट रखा है। अब स्टील का जो एक तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन को हम लोग डिनोट करते हैं बी सफिक्स में एफ से, और यहाँ पे स्टील का भी एक विड्थ होगा, स्क्वायर, मोस्टली स्क्वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर और सर्कुलर। तो इसका बी पी के हम लोग बोलते हैं BP, विड्थ ऑफ प्लेट। अब पिट आ गया, पिट का जो डायमेंशन होना चाहिए, जो विड्थ होना चाहिए, वह 5 टाइम्स, यानी प्लेट के विड्थ के 5 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही रखना आपको, उससे ज़्यादा ही आपको रखना है। तो वही यहाँ पे लिखा है, विड्थ नॉट लेस देन 5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ प्लेट। तो ये आपको याद रखना है। तो स्टील प्लेट हमारा पहुँच गया। अब स्टील प्लेट पे रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टील प्लेट रखने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग लगाएंगे। तो ये रिजिड प्लेट होगा। अब इस पर लोडिंग लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक जैक और स्टील गर्डर, स्टील रेल गर्डर,
or we can say loading with the help of sandbag, sandbag, sandbag। तो ये सारे अरेंजमेंट हम लोग यूज करते हैं ऊपर से लोड लगाने के लिए। तो जैसे डायग्राम में दिया है कि ये जैक है, स्टील प्लेट है और इस पे जैक के थ्रू हम लोग लोडिंग लगा रहे हैं। ये गर्डर, रेल गर्डर है और रेल गर्डर से हम लोग लोडिंग लगाते हैं और इस पे स्टील प्लेट से अटैच करते हुए यहाँ पे जो जैक है उसमें 3 डायल गेज लगाने होते हैं। तो ये डायल गेज दिखाया गया है, 3 डायल गेज सिमेट्रिकली होते हैं, यानी इस तरह से लगे होते हैं डायल गेज। एक ऐसे लगा होगा, एक ऐसे लगा होगा, एक ऐसे लगा होगा और हर एक दो जो कंस्टिट्यूटिव डायल गेज हैं उनके बीच का जो एंगल होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए। 120 डिग्री के एंगल पे ये लगे होते हैं, ये लगे होते हैं। तो हम लोग करते क्या है, ऊपर से जैक के थ्रू लोड लगाएंगे और लोडिंग लगाते हैं और कितना सेटल किया गया, प्लेट कितना सेटल किया, प्लेट कितना सेटल किया वो कैलकुलेट करते रहते हैं। ऊपर से लोड लगाएंगे और सेटलमेंट ऑफ प्लेट एसपी यह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब एसपी कब कैलकुलेट करना है, यानी कब तक लोडिंग को हम लोग लगाए रखना, कंटिन्यू रखना है, ये कैसे हम लोग जज करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन होता है, इसके लिए कंडीशन, तो यहाँ देखते हैं जैसे इस मेथड के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, थ्योरी क्या दिया है। तो दिया है द टेस्ट, यहाँ पे द टेस्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन विच इज़ यूज इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो ये तुम लोग पढ़ लिए। इट कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल बेस्ड ऑन शियर क्राइटेरिया एंड सेटलमेंट कैलकुलेट करते हैं, या सेटलमेंट, या यू कैन से सेफ सेटलमेंट, प्रेशर, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। तो सेटलमेंट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रेशर वर्ड यूज करते हैं, हम लोग पता है, ये पढ़ चुके हैं। या ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो सबसे पहले ये पिट तैयार करेंगे, एक्सिबिटेड हैविंग डेप्थ इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बराबर। द साइज ऑफ पिट शुड बी एटलीस्ट 5 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ प्लेट, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है साइज ऑफ प्लेट। तो साइज मिनिमम अगर साइज बोल रहा है तो मिनिमम साइज हम लोग यूज़ करते हैं 25 सेंटीमीटर। 25 नहीं है तो मिनिमम 30 लेते हैं। तो 30 से 75 स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। अगर कोई स्टैंडर्ड साइज रेंज की बात कर रहा है तो ये है, स्टैंडर्ड साइज बोल रहा है तो 75 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज बोल रहा है, एवरेज साइज बोल रहा है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे साइज़ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60, 75, 90, डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ सोयल। तो विच में बी सर्कुलर और स्क्वायर मेड अप स्टील, ये तो हम लोग जान चुके हैं। अगर वाटर टेबल का पोजीशन है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर वाटर टेबल का पोजीशन है वहाँ पे, यानी उस लेवल पे जहाँ पे हम लोग प्लेट लोड टेस्टिंग करने जा रहे हैं उस लेवल पे या उससे ऊपर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेवल को पंप करके बाहर निकालेंगे और वाटर टेबल को नीचे ले जाते हैं, उसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो वही लिखा है, द वाटर टेबल इज एट और एबव द टेस्ट लेवल, देन इट मस्ट बी लोअर्ड बाय द पंपिंग बिफोर द कंडक्टिंग ऑफ द टेस्ट। तो वही बोला, द टेस्ट प्लेस इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ पिट, यानी जो पिट बनाए हैं उसके सेंटर पे रखेंगे। एंड लोड इज अप्लाइड विद द हाइड्रोलिक जैक और सैंडबैग, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 डायल गेज आर अटैच एट 120 टू ईच अदर टू रिकॉर्ड द सेटलमेंट बताएगा। द सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड बाय द टेकिंग। अब सेटलमेंट, अगर फाइनल सेटलमेंट में पता करना है कि प्लेट इतना, इस लोड के अंदर में इतना प्लेट सेटल किया, तो तीनों डायल गेज से रीडिंग नोट करेंगे और तीनों का एवरेज निकालेंगे, तो उस पर्टिकुलर प्लेट का जो सेटलमेंट होगा वो कैलकुलेट होगा। तो 3 डायल गेज के एवरेज निकालेंगे। तो वही लिखा, द सेटलमेंट ऑफ इज रिकॉर्डेड बाय द टेकिंग एवरेज ऑफ 3 डायल गेज एंड लोड सेटलमेंट कर्व ड्रा करते हैं।
उसके बाद लोड सेटलमेंट, जैसे सेटलमेंट कैलकुलेट कर लिए उसके बाद लोड सेटलमेंट कर्व ड्रा करेंगे, आइदर ऑन अरिथमेटिक स्केल और लॉगरिथमिक स्केल। तो दोनों स्केल पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला जो डायग्राम है अरिथमेटिक स्केल या नेचुरल स्केल पे। तो नेचुरल स्केल पे यहाँ पे डेंस सैंड या ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए है। तो डेंस सैंड और ओवर कंसोलिडेटेड के केस में, डेंस सैंड और ओवर कंसोलिडेटेड केस में क्या होता है, ब्रेकिंग करवाता है। और लूज सैंड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड फ्रेश सॉइल के लिए प्रोग्रेसिव नेचर का आता है इस तरह से, यानी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं मिलता है। तो सेटलमेंट कर्व इसको बोलते हैं, लोड सेटलमेंट कर्व। तो अगर ब्रेकिंग वाला है तो ब्रेकिंग जहाँ पे ब्रेक करेगा वहाँ से आप एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे लोडिंग एक्सिस पे, तो आपको आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ से निकल जाएगा, प्लेट की निकलेगा, एक्चुअली प्लेट की निकलेगा, उससे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट का निकल जाएगा, इंटेंसिटी स्ट्रेस। तो ये एक्चुअल में होगा किसके इक्वल, या लोड जो ऊपर से लोड आप लगा रहे हैं डिवाइड बाई प्लेट की एरिया करेंगे तो ये वैल्यू देगा। यानी क्यू क्या है, फेलियर लोड है जिस पे वो सेटलमेंट किया है, और इस पॉइंट पे सेटलमेंट कैलकुलेट कर दें कितना सेटलमेंट है। ऐसे अगर प्रोग्रेसिव नेचर का है तो हम लोग ब्रेकिंग कर्व निकालने के, ब्रेकिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो नीचे वाला पोर्शन है उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर स्टार्टिंग वाला पोर्शन का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो दोनों एक दूसरे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या करते हैं, अल्टीट्यूड ड्रा करते हैं लोडिंग एक्सिस पे, और जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे हमें लिखता है इंटेंसिटी ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इक्वल्स टू फेलियर लोड, लिमिटिंग लोड एट विच सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड, या इट मीन्स कैपिटल क्यू डिवाइड बाई AP हो जाएगा। तो ये दोनों के केस में ये चीज़ें होती है। अब लोडिंग हमें कब तक करना है, हमें कब कैलकुलेट करना है, लोडिंग कब स्टॉप कर देना है, और उसका सेटलमेंट कैलकुलेट करना है, कब ऐसे करना है। तो उसके लिए ये 3 पॉइंट फॉलो करेंगे। पहला पॉइंट क्या बोला, द लोड इज कंटिन्यू अंटिल ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज अटेंड। तो अगर इसमें से कोई एक स्टेज अगर मिल जा रहा है तो वहीं पे लोड को कंटिन्यू करना क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो सेटलमेंट बिकम प्रोग्रेसिव इंडिकेटिंग शियर फेलियर। अगर प्रोग्रेसिव हो जा रहा है सेटलमेंट, इस तरह से प्रोग्रेसिव हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब भी आप रोक सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या, लोडिंग प्रेशर एक्सीड 3 टाइम्स द अलाउबल बियरिंग प्रेशर। अगर लोडिंग जो लगा रहे हैं, जो प्रेशर वहाँ जनरेट हो रहा है, और लोडिंग प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो लोड डिवाइड बाई प्लेट एरिया, तो लोडिंग प्रेशर बोल रहे हैं। अगर उस लोडिंग प्रेशर की वैल्यू उस टाइप ऑफ सॉइल के लिए जो अलाउबल प्रेशर होता है उससे अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तब भी लोडिंग क्या कर देंगे, लोड लगाना ऊपर से रोक देंगे। जो अलाउबल बियरिंग प्रेशर उस सॉइल की अगर उसके 3 टाइम्स से ज़्यादा हो रहा है, एक्सीड कर रहा है लोडिंग प्रेशर, तो क्या करेंगे, वहाँ पे रोक देंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि अगर सेटलमेंट ऑफ प्लेट बिकम्स मोर देन 10% ऑफ साइज ऑफ प्लेट। जो सेटलमेंट है प्लेट का, जो सेटलमेंट हम लोग डायल गेज की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वह सेटलमेंट की वैल्यू जो प्लेट की साइज़ है उसके 10% से ज़्यादा हो जा रहा है, उसके 10% से ज़्यादा, जैसे सपोज करिए 30 सेंटीमीटर आप प्लेट की साइज़ लिए हैं, तो 10% निकालेंगे कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा 10%। तो अगर सेटलमेंट 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है उस समय, तो वहाँ पे लोडिंग ऊपर से बढ़ाना क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, और उसको सेटलमेंट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेटलमेंट कर्व। अगर यही कर्व, सेम कर्व आप लॉगरिथमिक स्केल पे लॉग लेके अब ड्रॉ करेंगे तो क्लियर एंड कट कर्व मिलेगा, और वहाँ से जो इंटेंसिटी ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग प्लेट पे लोड लगाएंगे तो वहाँ से हमें 2 चीज़ें मिल जाएगी, एक तो सेटलमेंट ऑफ प्लेट, और दूसरा अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। ये 2 चीज़ें हमें मिल जाती है जब हम लोग
प्लेट लोड टेस्ट अप्लाई करेंगे। जब हम लोग प्लेट लोड टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये दो चीज़ें मिल जाएगी। तो सेटलमेंट का प्लेट कितना है और एक अल्टीमेट लोड, और ये दोनों वैल्यू मिलेगा सेटलमेंट कर्व से। दोनों वैल्यू किस बेसिस से मिलेगा? सेटलमेंट कर्व से। अब हमें दो वैल्यू मिल गया है, एक तो सेटलमेंट ऑफ प्लेट और दूसरा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। दो चीज़ें मिल गया है। अब हमें निकालना है बेयरिंग कैपेसिटी। अगर फाउंडेशन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो अगर फाउंडेशन का है तो वही सेम हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो फर्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ सोइल लेते हैं क्ले। अगर जहाँ पे टेस्टिंग प्लेट लोड टेस्टिंग कर रहे हैं अगर वो सोइल का नेचर क्ले है तो क्ले के केस में क्या होता है? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इक्वल हो जाएगा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। अगर क्ले ही सॉइल है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। विड्थ के एक विड्थ पर डिपेंड नहीं करता है उस केस में, या साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड नहीं करता है इफ़ सॉइल इज क्ले। तो इसमें यही लिखा है इन क्ले बेयरिंग कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ फुटिंग, हैंस साइज ऑफ फुटिंग के डिपेंड नहीं करेगा, साइज ऑफ फुटिंग पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर क्ले सॉइल है तो डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। तो यह होता है क्यू यू पी इक्वल्स टू होता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट, और क्यू यू एफ इक्वल्स टू होता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। केस सेकेंड, इस सोयल इज सैंड। सैंड के केस में जो होता है जो बियरिंग कैपेसिटी है, जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वह विड्थ के प्रोपोर्शनल होता है, वह साइज के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे वही लिखा होगा इन सैंडी सोयल बियरिंग कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ फुटिंग। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन डिवाइड बाई अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इक्वल टू प्रोपोर्शनल। तो यहाँ विड्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइड बाई विड्थ ऑफ प्लेट, ये होता है, ये फॉलो होता है, ये हो जाएगा इफ सोयल इज सैंड, इफ सोयल इज सैंड। तो वही सेकेंड कंडीशन दिया है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना है तो 2 से 3 तक लेते हैं। सेफ अगर बियरिंग कैपेसिटी निकालना है तो अल्टीमेट निकल गया, सेफ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ नेट अल्टीमेट और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी वी कैन कैलकुलेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट या फाउंडेशन, क्योंकि प्लेट का तो टेस्टिंग के बाद ही कल पता चल जाता है कि जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट का वो कितना होगा। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अगर फुटिंग का निकालना है तो हौसल के अकॉर्डिंग, हौसल अकॉर्डिंग टू हाउसेल, इन्होंने भी एक अप्रोच दिया, एक थ्योरी दिया है कि अगर कुछ डेटा पता है हमें तो डेटा कुछ किसका पता, प्लेट लोड टेस्टिंग का अगर डेटा पता है तो उस डेटा के हेल्प से हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउसेल के अकॉर्डिंग हाउसेल ने क्या बोला कि जो फेलियर लोड आता है, जैसे हम लोग प्लेट रखे हैं ऊपर से लोडिंग विद द हेल्प ऑफ जैकिंग लगा रहे हैं तो फेल हो रहा है, जो फेलियर लोड हमें पता चल जा रहा है बाय 3 कंडीशन। तो 3 कंडीशन ये पता चल गया कि ये लोड है, इतने ही लगाना है, इसके बाद नहीं लगाना है, इसके बाद नहीं लगाना है। तो हाउसेल ने बताया कि जो फेलियर लोड है वह किसका फंक्शन होता है, वह एरिया फुटिंग या एरिया प्लेट और पेरीमीटर ऑफ प्लेट पर डिपेंड करता है, उन दोनों का फंक्शन होता है, उस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी से उन्होंने रिलेट करके फाउंडेशन का कैलकुलेट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू हाउसेल फेलियर लोड इज फंक्शन ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेट और फाउंडेशन, प्लेट और फाउंडेशन दोनों पे अप्लाई होगा, एंड इट इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय सॉयल प्रॉपर्टी, सॉयल प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। तो इन दिस मेथड प्लेट लोड टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन 2 प्लेट, रिजिड प्लेट ऑफ डिफरेंट साइज एट द सेम डेप्थ। तो हाउसेल ने क्या किया था, अब हाउसेल के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट
जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है फुटिंग का, या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है किसका, प्लेट का, वो किस पे डिपेंड करेगा। एक तो एरिया ऑफ प्लेट या एरिया ऑफ फाउंडेशन, एरिया प्लेट या एरिया फाउंडेशन। दूसरा पेरीमीटर ऑफ प्लेट एंड पेरीमीटर ऑफ फाउंडेशन डिपेंड करेगा, प्लस सोयल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, सोयल की प्रॉपर्टी। तो ये तीनों फैक्टर इन्होंने इंक्लूड करके बताया, अपनी अप्रोच पेश किया। और इन्होंने क्या किया कि बस डिफरेंट क्या था, इन्होंने 2 प्लेट लिया और डिफरेंट साइज का लिया और सेम डेप्थ पे, यानी एट फाउंडेशन लेवल पे उन्होंने टेस्टिंग किया। फाउंडेशन लेवल पे ही दोनों प्लेट को रखना है और ये रिलेट करना है। तो अगर कोई पहला हम लोग लिए एक कोई प्लेट जिसकी एरिया A1 है और पेरीमीटर P1 है, और जो फेलियर लोड है, अल्टीमेट लोड है, उसकी वैल्यू आ रहा है Q1। तो उन्होंने बताया था Q1 इक्वस टू, उन्होंने बोला तो वही Q1 इक्वस टू होगा MA1, M कोई कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ सोयल, N इंटू P1। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरे प्लेट पे अप्लाई करेंगे, तो दूसरा प्लेट कि अगर एरिया A2 है और पेरीमीटर P2 है एंड फेलियर लोड ऑन सेकेंड प्लेट is equals to Q2, then according to Hausel theory Q2 equals to MA2। सोयल सेम है तो M और N चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, क्योंकि M और N क्या है, कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ सोयल। तो M और N तो वही है, सोयल वही है। तो M इंटू A2 N प्लस N इंटू P2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट ऊपर वाला हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब 2 इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन, 2 अननोन, बाकी सारी वैल्यू पता है। A2 प्लेट का हमें पता है एरिया कितना है, पेरीमीटर के दूसरे प्लेट कितना है, फेलियर लोड कितना है, प्लेट लोड से ऐसे पता चल गया है। तो 2 इक्वेशन, 2 अननोन, M और N कैलकुलेट कर लेंगे, M एंड N कैलकुलेट कर लेंगे। अब यही थ्योरी हम लोग फाउंडेशन पे अप्लाई करने, अभी तो प्लेट पे लगा रहे थे, अब फाउंडेशन पे जाएंगे। तो अल्टीमेट लोड ऑन फाउंडेशन या फुटिंग, अल्टीमेट लोड ऑफ फुटिंग और फाउंडेशन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाउसेल। तो फ्रॉम M और N कैलकुलेट हो गया है, M एंड N कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ से अल्टीमेट लोड ऑन फाउंडेशन, अल्टीमेट लोड ऑन फाउंडेशन, तो अल्टीमेट लोड ऑन फाउंडेशन तो लिख सकते हैं कैपिटल QUF, अल्टीमेट लोड ऑफ फाउंडेशन। तो M इंटू AF एरिया ऑफ फाउंडेशन, N इंटू PF पेरीमीटर ऑफ फाउंडेशन। तो M और N पता है, AF पता है, PF भी पता है, तो यहाँ से अल्टीमेट लोड पता चल जाएगा। तो देन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड ऑन फाउंडेशन जो भी आया है, अल्टीमेट लोड ऑफ फाउंडेशन ऑन फाउंडेशन आया है डिवाइड बाई एरिया ऑफ फाउंडेशन। तो यहाँ से अल्टीमेट लोड ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट हो जाएगा, अल्टीमेट लोड ऑन फाउंडेशन या अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन ये कैलकुलेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीमेट लोड ऑन फुटिंग। तो ये हाउसेल का अप्रोच था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। AF एरिया ऑफ फुटिंग होता है, PF पेरीमीटर ऑफ फुटिंग होगा इस केस में। तो इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ है, M और N कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और यानी 2 डिफरेंट साइज़ के प्लेट यूज़ किए और 2 डिफरेंट साइज़ के प्लेट पे हम लोग हाउसेल थ्योरी अप्लाई किए हैं, और वहाँ से M और N कैलकुलेट करते हैं। सोयल वही सेम है, चाहे सोयल फाउंडेशन के लिए है, चाहे प्लेट लोड टेस्ट के लिए है, तो M और N की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो M और N की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग फेलियर लोड या अल्टीमेट लोड अगर फुटिंग का निकालना है तो उस पर अप्लाई कर देते हैं, और वहाँ से M और सब कुछ पता होता है, एरिया फुटिंग पता होगा, कितने क्रॉस सेक्शन का बना रहे हैं, पेरीमीटर पता होगा, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट अल्टीमेट लोड ऑन फुटिंग निकालते हैं। अल्टीमेट लोड फुटिंग डिवाइड बाई एरिया फुटिंग करेंगे तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग पता चल जाएगा।